वेलकम बैक। पिछले क्लास में मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ाया था और ये एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि कैसे रबर बैलून में एक ही जगह चार्ज रह जाता है और कंडक्टिंग बैलून में पूरा फैल जाता है। उसका आंसर अभी तक हमें ढूंढना है। उसी बेसिस पे कंडक्टर और इंसुलेटर और एक तीसरा टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइड किया गया था। मैं जस्ट उसको क्या करता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट उसमें चल पाए। ठीक है, तो कंडक्टर में दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर हम उसे कहेंगे जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे ईजली। दे हैव इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दैट कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड इन द मटेरियल। उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होता है जो मटेरियल बॉडी के अंदर में फ्रीली मूव कर सकता है। मेटल, ह्यूमन, एनिमल्स बॉडी, अर्थ, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, मरकरी, ये सारे चीज़ कंडक्टर हैं। ठीक है, However, in a liquid conductor, both positive and negative ions are the charge carrier। ध्यान रहे ये जितने भी ये थे वो जैसे ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मैं इसमें रिवीजन में बता दे रहा हूँ कि ये किसी कंडक्टर जो सॉलिड कंडक्टर थे उसमें इलेक्ट्रॉन पास कर रहे थे। उसमें क्या था, जो सॉलिड कंडक्टर था उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास में लिक्विड है, यदि आपके पास में लिक्विड है तो एक लिक्विड के थ्रू यदि करंट फ्लो होना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों ही फ्लो करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों फ्लो करेंगे। तो जब लिक्विड के थ्रू यदि कोई चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ पे चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वहाँ पे आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आयन्स होते हैं। ठीक है, आयन्स का मतलब आपको पता है क्या होता है। When some charge is transferred to the conductor, it rarely gets distributed over the entire surface of the conductor। जैसे ही चार्ज देखो कंडक्टर पे तो सारा के सारा पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड द ग्राउंडिंग और अर्थिंग। एक्चुअली किसी भी बॉडी का जब अर्थ के साथ में जो चार्ज का शेयरिंग होता है उसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउस है, जितने भी हाउस वायरिंग होता है उसमें तीन तरह के चीज़ होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। पिछली क्लास में मैंने बता दिया आपको इसको बढ़िया से। अभी हम इंसुलेटर जो था वो जो हाईली रेसिस्ट करता है चार्ज को फ्लो करने में अपने थ्रू। ठीक है, हाईली रेसिस्ट करता है अपने थ्रू चार्ज को फ्लो करने में। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो दोज सब्सटेंस, उसको हम क्या कहें, दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड द इंसुलेटर। जैसे ग्लास, रबर, माइका एक्सेट्रा था। सम चार्जेस इज पुट ऑन द इंसुलेटर, इट स्टेज एट द सेम प्लेस। मतलब इसमें क्या होता है, जब चार्ज को पुट किया जाता है किस पे, इंसुलेटर पे, तो वहीं रह जाता है। तीसरा टाइप का कंडक्टर है, थर्ड कैटेगरी, जिसे सेमी कंडक्टर कहते हैं, जो रेसिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है वो इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा पिछले क्लास का। अभी इस क्लास में हमें चार्जिंग का नया तरीका ढूंढना है। और मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में जो एक क्वेश्चन पूछा था कि एक अननोन चार्ज बॉडी था, उसमें अट्रैक्शन हुआ या रिपल्सन हुआ तो क्या गेस कर सकते हैं, उसके वहाँ पे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि इसकी वजह से कंक्लूजन पे आए। ठीक है, जो हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन था। तो इसको हम डीप डाइव बाद में करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं इसका कि मेन जो हमारे पास में चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या तरीका है। इसको समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस खूब सारे आए हुए हैं और आते रहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के। ठीक है, और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पहले पढ़ लेते हैं, फिर कंक्लूजन दिखाएंगे और यहाँ पे मैं एक एनिमेशन भी आपको दिखाऊंगा चार्जिंग बाय इंडक्शन का। ओके, चलो तो सब कॉपी पेन लेके और तैयार हो जाओ। नोट, अब अच्छे से नोट करना, अच्छे से समझना चीज़ों को। देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है। व्हेन वी टच अ पिथ बॉल विथ एन इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक रॉड, some of the negative charge on the rod are transferred to the pith ball and it also get charge। ये हम पहले वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ हम देख पाए थे। ठीक है, कि जब हम किसी पिथ बॉल को इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड से टच करते हैं तो कुछ चार्ज उस पर चला जाता है। ठीक है, दस द पिथ बॉल इज चार्ज बाय कॉन्टेक्ट। जो पिथ बॉल चार्ज हुआ वो कॉन्टेक्ट से हुआ। एक और मेथड आपको पता चल गया। एक मेथड में था कि एक रॉड को आप सिल्क के उससे रब किए थे तो रॉड बन गया था पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक तो ठीक था और नेगेटिव चार्ज सिल्क था।
यहाँ रबिंग से एक तरह का मेथड आपने देखा। दूसरा यहाँ पे ये देखा कि चलो चार्ज बॉडी एक कोई चीज़ है और पिथ वॉल को इसको जस्ट टच करा दो, तो यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो अभी जस्ट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये जो चार्जिंग हुआ, ये चार्जिंग बाई क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया, या इसको कंडक्शन भी कह सकते हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन, ये दूसरे तरीका का तरीका आपको मिला, ठीक है, चार्ज करने का तरीका। It is then repelled by the plastic rod but is attracted by the glass rod which is oppositively charged। यही जो बिहेवियर है वो शो कर रहा है कि यदि नेगेटिव, देखो हमने यदि इलेक्ट्रीफाई प्लास्टिक रॉड पे था नेगेटिव, पिथ वॉल को आपने टच कराया, ये नेगेटिव हुआ, तो हुआ क्या, जब हम इसको ब्रेक करके इन दोनों को साथ लाए थे तो इसमें रिपल्सन शुरू हो गया था, मतलब सेम चार्ज है तभी। और इसी को यदि हम ग्लास रॉड से इसको ले गए तो अट्रैक्शन शुरू हो गया था, इसका मतलब डेफिनेटली इसमें नेगेटिव चार्ज आया होगा तभी तो, ठीक है। तो ये अपोजिटिवली चार्ज है। हाउएवर व्हाई अ इलेक्ट्रीफाइड रॉड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन वी हैव स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जब कॉम्ब को आप क्या करते थे, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा और वीडियो बताऊंगा, वहाँ पे एक और क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। जो अभी मैं बढ़ा रहा हूँ कॉम्ब वाला एक्सपेरिमेंट, आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा इसी वाले अभी लेक्चर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अभी आगे आने से पहले उसको एक बार देख लो, ठीक है। आप देखो इस वीडियो को। मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा इस वीडियो को। अब मुझे बताइए, जब आपने अपने कॉम्ब से ठीक है हेयर को रब किया था, और उसके बाद बहुत छोटे छोटे जब कागज़ का टुकड़ा था, वो तो चार्ज नहीं था, उसको इसने क्यों अट्रैक्ट कर लिया, इस कागज़ के टुकड़े को क्यों अट्रैक्ट कर लिया इस कॉम्ब ने, ठीक है। उसका जवाब आपको अभी मिलेगा, लेकिन साथ साथ एक क्वेश्चन है जिसको आपको इस लेक्चर में सोचना है, कमेंट में उसका आंसर देना है या ग्रुप में आके आंसर देना है। वीडियो को दोबारा जाके देखो, पीछे करके फिर से देखो, उसमें देखो कि कुछ कागज़ की जो छोटी छोटी जो पत्तियां हैं ऊपर गई है और सडनली वापस आ गई है। बहुत सारी ऐसे पेज है जो टच हो गया और हमेशा के लिए वो अट्रैक्टेड है, कुछ गया है और विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो रिपेल कर दिया गया है, तुरंत रिपेल हो गया है। ऐसा क्यों, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। अब अट्रैक्ट क्यों हुआ उसका जवाब तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन एकाएक जो रिपल्सन हुआ है क्यों हुआ है उसका जवाब आप दोगे, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस चीज़ को अब हम समझने की कोशिश करते हैं, किस चीज़ को, कि कॉम्ब ने लाइट पेपर को क्यों अट्रैक्ट किया, ठीक है। ब्रिंग टू मेटल स्फीयर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी सपोर्टेड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड इन कॉन्टेक्ट एज शोन इन फिगर। दो मेटल स्फीयर को लेके आए हैं, ध्यान रखना जो भी लाए हैं वो मेटल स्फीयर है, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस पूछूंगा कि ये मेटल स्फीयर क्या ये नॉन मेटल होता तो क्या होता, ठीक है। तो इसको समझोगे तो उसका भी जवाब दे सकते हो। तो दो मेटल स्फीयर को हमने लाया, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, यहाँ से चार्ज अंदर बाहर नहीं जा सकता, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। अब क्या किया, ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर वन ऑफ द स्फीयर, ये इसके नज़दीक में एक पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे ले आओ, उसके नज़दीक में जैसे ही आप ला दिए, से ए टेकिंग केयर दैट इट डज नॉट टचेस द स्फीयर। ध्यान रखना हमने जस्ट इसके पास लाया है, टच नहीं कराया है, ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड था, और ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड कैसे लाओगे, सिल्क से ग्लास रॉड को रब करके, ठीक है।
दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रियर सरफेस ऑफ द स्फीयर बी। ध्यान से पढ़ना इस वाले पोर्शन को। इसने कहा यहाँ पे जो सबसे दूर वाला जगह था वहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इसको ये पढ़ क्या रहा है कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रियर सरफेस ऑफ द स्फीयर क्यों हुआ है, लीव्स एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ से प्रोटॉन निकल के बाहर आ गया सरफेस पे, ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे प्रोटॉन निकल के सरफेस पे आ गया है। एक्चुअली में जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है तो वहाँ पे क्या हो गया, कमी हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो एक्सेस अमाउंट में क्या है, प्रोटॉन है, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव दिख रहा है, ना कि पॉजिटिव प्रोटॉन वहाँ से उठ के ऊपर आ गया है। ठीक है, इसलिए ये लैंग्वेज का यूज किया गया। तो चीज़ों को बारीकी से सुनोगे, बारीकी से समझोगे तो क्या होगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेंस में भी, इवन मेंस में भी अच्छे खासे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभी डिज़ाइन कर देते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे। एक्चुअली क्वेश्चन टफ वहीं पे बनता है जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक होती है। अंडरस्टैंडिंग यदि वीक है तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन टफ लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन टफ लगने का मतलब ही नहीं है, जो पढ़ा है वही चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। बोथ काइंड ऑफ चार्जेस आर बाउंड इन द मेटल स्फीयर एंड कैन नॉट एस्केप। बताओ, ये नेगेटिव यहाँ पे आके इस मेटल से बाहर नहीं जा पा रहा है, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट बाहर नहीं जा रहा है। बोथ, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, सिंपली ये समझना। ठीक है, वो सरफेस से बाहर एस्केप नहीं कर पा रहा है। दे देयरफॉर रिसाइड ऑन द सरफेस एज शोन इन फिगर 1.4b, इसलिए सरफेस पे वो रह जाएंगे। The left surfaces of the sphere A has an excess of negative charge and the right surfaces of sphere B has an excess of positive charge। देखो, इसका लेफ्ट सरफेस में एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है और B के राइट सरफेस में क्या है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, या ऐसा नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉन सिर्फ अट्रैक्ट हो गया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर दिया, हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो गया। अब देखो, however not all of the electron in the sphere have accumulated on the left surface of A। अब यहाँ से पूछेगा कि क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए? नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली अभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो लूजली बाउंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो वही कहा कि ऐसा नहीं कि ए के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे सरफेस पे आ गए, ऐसा नहीं है। As the negative charge starts building up at the left surface of A, एक और चीज ध्यान देना कि कहाँ तक, कितना, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अभी समझने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हुआ, लेट से न्यूमेरिकली हम एक, जैसे वो उसका प्रैक्टिकल उससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिख रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो क्वेश्चन है यार 10 ही क्यों आया, यहाँ 15 आके क्यों नहीं इकट्ठा हुआ, यहाँ 20 आके क्यों नहीं इकट्ठा हुआ। ये, और शुरू में चूंकि 0 था तो 0 से आते आते ये 10 पे पहुंचा, 10 से 15 क्यों नहीं पहुंचा, ये 10 ही इलेक्ट्रॉन क्यों है, समझ में आ रहा है, वो चीज़ को समझना है। ठीक, तो देखो, एज द नेगेटिव चार्ज स्टार्ट्स बिल्डिंग अप एट द लेफ्ट सरफेस ऑफ ए, other electrons are repelled by these। अब सोचो, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब 11वां इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर चलेगा, 11वां इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन है यही इसे आने नहीं देगा, समझ में आ रहा है, तो इसलिए बंद हो जाएगा। तो वो किस मैग्नीट्यूड पे बंद होगा डिपेंड करेगा कि इसका कितना मैग्नीट्यूड है, क्या है वो चीज़, लेकिन एक स्टेट जरूर आ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन बंद, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे नहीं आ सकते हैं। गॉट इट, क्योंकि ये चार्ज बॉडी उसे अट्रैक्ट कर रही है तो आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर रही है तो ये अब आएगा नहीं। तो जहाँ पे ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फर्दर एक्युमुलेशन बंद हो जाएगा, चाहे ए से आए चाहे बी से आए। ठीक है, ये इन शॉर्ट टाइम इक्विलिब्रियम इज रीच्ड under the action of the force of attraction of rod
एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड चार्ज। ये वेरी शॉर्ट टाइम में ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। कौन सा इक्विलिब्रियम? कि अब फर्दर इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे इकट्ठा होने नहीं देगा। गॉट इट? तो मैं इसलिए भी कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे एनसीईआरटी जब लिखा गया है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखा गया है, तो हर एक सेंटेंस को वो लाने की कोशिश करता है, कहीं पे भी अनक्वेश्चन, मतलब कि आपको उसका आंसर ही नहीं है ऐसा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। चलो इसके बी पे हम ध्यान देते हैं, इसके बी पे ध्यान देते हैं। शोज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड द इंडक्शन ऑफ चार्जेस। ये इसमें इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, ये उसको हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहेंगे। जो बी में हमने देखा, अभी जो हमने बी में देखा उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बस एक खास अमाउंट पे यहाँ पे है, इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। अब हम इस जो प्रोसेस अभी हुआ है उस प्रोसेस को कहेंगे इंडक्शन। मतलब किसी चार्ज के प्रेजेंस में कुछ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आ जाना, न टच किया है न रब किया है, बस एक चार्ज बॉडी को लाया है उसके पास में, तो वहाँ पे इकट्ठा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंडक्शन ऑफ चार्ज एंड हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। जैसे ही चार्ज लाओगे हो जाएगा, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ये इंडक्शन होता है। The accumulated charges remains on the surface as shown till the glass rod is held near the sphere। जब तक ये स्फेयर के नज़दीक है वो चार्ज जो होगा होल्ड होके रहेगा, मतलब जहाँ है वहीं पे वो आपको दिखेगा कि वो है, जहाँ है यहीं होल्ड होके रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। कहा सर एंड हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, accumulated charge remains on the surface as shown in the glass rod is held near the surface। जब तक ये surface के नज़दीक है ये ऐसे ही होल्ड होके रहेगा। ठीक, if the rod is removed the charges are not acted by any outside forces and they redistribute to their original neutral state। जैसे ही इस रॉड को हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, अपने आप को ये पूरा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब देखो कि इसको सेपरेट कर दिया गया है, यहाँ पे जैसे ये सेपरेट करके होल्ड है, अभी नेक्स्ट में हम करेंगे जैसे ही हटाएंगे तो वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेपरेट द स्फीयर बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, कहा कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करो। व्हाइल द ग्लास रॉड इज स्टिल हेल्ड नियर द स्फीयर। बी से सी पे आने का जो जर्नी था वो एकदम सिंपल था। कहा बी से सी में जो हम आए थे वो देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये दोनों टच में है, फिर ये लाया तब भी ये दोनों टच में है लेकिन इसको टच नहीं किया, अभी इसको यहीं पे छोड़ दिया और इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब इस रॉड को भी हम हटा देंगे। तो अभी हम जिस लाइन पे पहुँचे हैं वो वहाँ पे हमने होल्ड करने के बाद की बात कही है कि जब हमने स्फीयर को सेपरेट कर दिया। Separate the sphere by a small distance while the glass rod is still held near the sphere। यहाँ पे सेपरेट किया, अभी यहीं पे है। As shown in figure से the two spheres are found to be positively charged and attract each other। यहाँ पे ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिमूव द रॉड, अब यहाँ से रॉड को रिमूव कर दो। द चार्ज ऑन ए स्फीयर रीअरेंज देमसेल्फ एज शोन इन फिगर। ये सारे चार्ज रीअरेंज कर देंगे अपने आप को यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है इस वजह से। नाउ सेपरेट द स्फीयर क्वाइट अपार्ट, द चार्ज ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देम। अभी नॉन यूनिफॉर्मली है, जब आपने सेपरेट किया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, एज शोन इन द फिगर 1/4। इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फीयर विल इच वी इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज। इसमें मेटल स्फीयर इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज है। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसी को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहेंगे। द अपोजिट चार्ज ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज। ये रॉड ने कोई भी चार्ज लूज नहीं किया है थ्रू आउट द चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, कॉन्ट्ररी टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। जब कॉन्टेक्ट या कंडक्शन से चार्ज किया था, तो जैसे नेगेटिव रॉड पे जो चार्ज प्लास्टिक रॉड पे जो नेगेटिव चार्ज था वो पिथ वॉल पे ट्रांसफ़र होके गया था, तो अमाउंट में कमी आ गई थी। इसको भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है,
सोचो अपना एक छोटा सा पोर्शन सोचो कि अच्छा कैसे कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल गया। द रॉड इंड्यूस अपोजिट चार्ज ऑन द नियर सरफेस। अब देखो यहाँ पे हमने देख लिया था कि जो नियर सरफेस पे होता है वो अपोजिट चार्ज, जैसे पॉजिटिव रॉड लाएंगे तो नेगेटिव नियर जो नज़दीक वाला स्फीयर रहेगा उस पर नेगेटिव हो जाएगा। मूव टू द फर्दर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्दर साइड जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडक्शन का ये फेनोमेना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस हैपन इवन व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट कंडक्टर। हाँ, यदि मैं क्वेश्चन पूछता कि जो रॉड है या जो स्फीयर है लाइट ऑब्जेक्ट है, यदि वो कंडक्टर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? तो आंसर इज यस, उसमें भी होता। द mechanism for how this happen is explained later in section। कि यदि वो इंसुलेटर होता और वहाँ पे यही इंडक्शन फेनोमेना हुआ है तो कंप्लीटली सेपरेट एक पार्ट है जहाँ पे पोलराइजेशन टाइप का एक वर्ड हम जनरेट करेंगे या पोलराइजेशन को समझेंगे, जो फिर से इम्पॉर्टेंट है कैपेसिटर के यू जो उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड the center of the two types of the charges are slightly separated. We know that opposite charge attract while similar charge repel. However, the magnitude of forces depends on the distance between the charges, and in this case the force of attraction overweight the force of repulsion. As a result, the particles like bits of paper or pithball being light are pulled towards the rod। यहाँ पे वो रीजन दे दिया कि क्यों जब आपका कंघी और एक पेपर है, पेपर में भी इंडक्शन हुआ है। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है या सपोज करो कि ये नेगेटिव चार्ज है, कॉम्ब अक्सर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को जो सरफेस पे ला देगा, और यदि वो नज़दीक है तो अट्रैक्शन होंगे और ऊपर चले जाएंगे। बट मेरा क्वेश्चन स्टिल वही है कि कुछ चीज़ एकाएक क्यों रिपेल हुआ है, उसका आंसर बताना। ठीक है, चलिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.1 ये बहुत बढ़िया है। उससे पहले मैं एक एनिमेशन आपको दिखाना चाहूँगा। आप इस एनिमेशन को देखिए, जो मैं अभी एनिमेशन दिखा रहा हूँ, पहले इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है उसमें। उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, देखिए। मेरे ख्याल से देख लिया होगा आपने ये एनिमेशन। ये एकदम सिंपल सा फेनोमेना है कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज रॉड लाया है, नेगेटिव चार्ज रॉड लाया है, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये सेपरेट हो गए। जैसे ही सेपरेट हो गए और ये रॉड यहीं पे है, हमने क्या कर दिया, एक सरफेस को ग्राउंड कर दिया। और मैंने बताया था कि ग्राउंड करते ही क्या हो जाएगा, ये सारे नेगेटिव चार्ज ऐसे चले जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज इधर चले गए, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन घुस गए यहाँ पे, ठीक है। और अब यदि हम डी पे क्या करें, यदि इस वायर को, अर्थ वायर को हटाएं, तो जैसे ही हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज तो चला गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अभी होल्ड होके रहेगा क्योंकि ये चार्ज बॉडी नियर में है। अब जैसे इसको हटाएंगे पूरा यूनिफॉर्मली ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखो, क्या इसका कहीं चार्ज में कमी या ज़्यादा ऐसा हुआ है? नहीं, इस पर ये न्यूट्रल था, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन का फेनोमेना हो गया।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है इस केस में कि नहीं, मुझे क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज एक बॉडी को नहीं करना है, मुझे उसको नेगेटिव चार्ज करना है, तो क्या प्रोसीजर अपनाओगे और उस समय में ग्राउंड में क्या होगा। जस्ट मैं उसको यहीं पे बता देता हूँ। सपोज करो कि ये न्यूट्रल था, ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा अब पॉजिटिव चार्ज रॉड। अब जब पॉजिटिव चार्ज रॉड लाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ऐसे सोच सकते हैं। अब जब आप ग्राउंड करोगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बच जाएगा तो अब आप ग्राउंड वायर को हटा दीजिए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होल्ड होके रहेगा। जैसे ही होल्ड होके है, इसको हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज सभी में फैल जाएगा। ठीक है। अब आंसर यहाँ पे एक चीज़ देना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया है। क्या पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन का मूवमेंट पॉसिबल है, न्यूक्लियस का मूवमेंट? नो। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन इधर गया है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड से गया। पहले केस में इलेक्ट्रॉन इधर आया था, इस केस में इलेक्ट्रॉन सरफेस पे गया है, जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो हो सकते। ठीक है, वही आंसर यहाँ पे आया है, उसको भी आप दे सकते हो। तो आप इसको इस क्वेश्चंस को फिर से भी देख सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन को भी फिर से देख सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये आपका जो इंडक्शन की वजह से चार्जिंग था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। बेसिक जो ये है वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे है और मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप लोग दें। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप यदि इसका जवाब दे पाएँ तो बहुत सही। इतना जूम होने से अच्छा नहीं रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा ही जूम करता हूँ, इतना में आपको दिख जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अभी तक का जो आपने पढ़ाई किया है उसमें क्या है। यू हैव टू लाइट वेट मेटल स्फेयर, दो लाइट वेट मेटल स्फेयर है, इच हैंगिंग फ्रॉम एन इंसुलेटिंग नायलॉन थ्रेड। दो लाइट वेट मेटल स्फेयर है और दोनों के दोनों जो है हैंगिंग है एक नायलॉन से। तो सबसे पहले बात बताइए, नायलॉन इंसुलेटर है या क्या है, इंसुलेटर है, तो कोई चार्ज इधर से इधर पास नहीं करेगा। बट ये और ये क्या है, वो लाइट वेट मेटल है। ठीक है। वन ऑफ द स्फेयर हैज़ अ नेट नेगेटिव चार्ज, एक स्फेयर पे नेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हर चीज़ पे चार्ज तो रहता ही है, बस एक पे। वाइल अदर स्फेयर हैज़ नो नेट चार्ज, इस पे कोई नेट चार्ज है ही नहीं, इस स्फेयर पे कोई नेट चार्ज है ही नहीं। तो यहाँ पे Q जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे Q जो है वो ज़ीरो है। पहला कहा ए, इफ द स्फेयर आर क्लोज टुगेदर बट डू नॉट टच, विल दे अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर और एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन जवाब देगा? क्या मैं इसको कमेंट के लिए छोड़ दूं या इसका जवाब दूं? यदि इन दोनों को नज़दीक लाया गया तो अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा या एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर, क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं है। क्या होगा? अभी अभी पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास में लाओगे तो इसमें इंडक्शन टाइप का फेनोमेना होगा। नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा कम नज़दीक है तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, रिपल्सन फोर्स के रिस्पेक्ट में ये अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये नज़दीक लाया गया तो अट्रैक्ट ईच अदर, ऑल बिकॉज ऑफ इंडक्शन। बी में यू अलाउ द टू स्फेयर टू टच, कहा कि चलो ऐसा करते हैं, ये दो स्फेयर को आपस में टच करा देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, ये कुछ भी नहीं था, टच करा देते हैं। क्या होगा? चार्ज कंडक्ट कर जाएंगे क्योंकि ये मेटल है, ये मेटल है। तो क्या होगा? चार्ज कंडक्ट करा देंगे, ये मेटल है, तो फिर क्या होगा?
होगा क्या, दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो गए, दोनों आपस में रिपेल करना शुरू कर देगा। वंस दे हैव टच will the two sphere attract each other, repel each other, exert no force on each other, तो रिपेल करेगा। क्या इस चीज को, ये मेटल के जगह पे मैं इंसुलेटर रख देता हूं, ठीक है, और इंसुलेटर को भी आप चार्ज कर सकते हो, यस या नो, हाँ, कॉम्ब को कर दिया, कॉम्ब क्या है, प्लास्टिक से बना हुआ, इंसुलेटर है कि नहीं, ग्लास रॉड को कर दिया, है कि नहीं। तो यदि ये दोनों इंसुलेटर होते हैं या प्लास्टिक के बने होते और उसी तरह से एक पे नेगेटिव चार्ज होता और एक पे पॉजिटिव, एक पे कुछ चार्ज नहीं होता, तो इन दो केस में क्या होता, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए। दूसरा, मैं सेम चीज़ को रिपीट करने के लिए कहता हूँ, एक केस आपको समझ में आ गया, सेम चीज़ को रिपीट करके बताओ, यदि ये मेटल रॉड होता और यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इन दो केसेस में क्या होता, और यहीं पे जवाब छुपा हुआ है हमारे ओपनिंग क्वेश्चंस का, ठीक है। तो कमेंट में आप जरूर डिस्कस करें, ठीक है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली इसका आंसर, और अल्टीमेटली एक बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसका ट्रू टेस्ट क्या हो सकता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन। मतलब एक चार्ज बॉडी को, एक बॉडी अट्रैक्ट हुआ है, मतलब वो बॉडी चार्ज है या नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या था, देखो ये बॉडी चार्ज नहीं था फिर भी अट्रैक्ट हुआ है, बस दो बॉडी रिपेल हुआ है। क्या एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी रिपेल हो सकता है, कभी नहीं। मतलब ट्रू टेस्ट यदि मैं पूछूं कि कोई बॉडी ट्रूली चार्ज है, तो उसका टेस्ट रिपल्सन है, ना कि अट्रैक्शन। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, पूरे चार्ज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जगह इकट्ठा करेंगे, हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक, और कंक्लूड भी करेंगे पिछले लेक्चर्स को। तो बढ़िया से पढ़ के आप नेक्स्ट में आइए, फिर जब हम चार्ज पूरा पढ़ा देंगे तब आपको मैं एक बड़ा सा असाइनमेंट दूंगा जिसे आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, आप इसे स्प्रेड करें, ठीक है। मैं बोर्ड से बहुत पहले फिजिक्स को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। 12 का फिजिक्स 11 के फिजिक्स के रिलेटिवली बहुत आसान है, ताकि आप 11th के क्वेश्चन जो फिजिक्स है उसको भी आप पढ़ते जाओ, और आप अभी भी साथ साथ पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अब यदि समय नहीं है तो सिर्फ 12 पढ़िए, यदि समय है तो आप 11 के फिजिक्स को भी पढ़ सकते हो, सभी के सभी चैनल पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। और हर दिन धीरे धीरे उस पर अपडेट होता रहेगा। ओके, थैंक यू।